सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो भी चैप्टर अभी तक हम लोगों ने रीड किए हैं उसमें सेल बायोलॉजी हम लोगों ने रीड कर ली थी। सेल बायोलॉजी का जो सेल वॉल वाला पोर्शन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे अब हम लोग आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में बेसिकली क्या चीज़ें कह रहा है उसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एक्चुअली में होते क्या हैं। ओके, गिव मी सम टाइम टू कनेक्ट माय पावर पॉइंट। अब देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जितने भी होंगे ये एक्चुअल में है क्या। एंडो, ठीक है, एंडो का मीन्स होगा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अंदर साइड में प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेनस का मीन्स हो जाएगा आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेम्ब्रेन से बनी है, एंडो मेम्ब्रेनस। और सिस्टम इसलिए सिस्टम टर्म कहीं भी यूज़ होगा, इसका मीन्स है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। देखिए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मीन्स ये है कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि इनसाइड द सेल प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन से कवर है और एक सिस्टम की तरह वर्क करती है। मीन्स अकेले काम ना करके, अकेले फंक्शन ना करके एक पूरा सिस्टम की तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो ओरिजिनेशन है ऑर्गेनाइज, वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस का मीन्स है कि एक मेम्ब्रेन यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होगी इनसाइड में और एक जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये आपके प्रेजेंट होगी आउटसाइड दिस, आउटसाइड। ठीक है, अब यही मेम्ब्रेन क्या होगी, एक्स्ट्रा फोल्ड आउट हो जाती है। ये आपकी एक्स्ट्रा फोल्ड आउट होगी। एक्स्ट्रा फोल्ड आउट होने के बाद ये क्या करती है, एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका फॉर्मेशन कर देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बेटा दो टाइप की होंगी। एक तो वो होगी जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जिस एंडोमेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिस पर प्रेजेंट नहीं होंगे उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, ये दो टर्म बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यहाँ पर क्या है, आपके राइबोसोम्स की प्रेजेंस है। ये हमारे पास क्या हो गए, राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कैसी हो जाएगी आपकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जो सेल मेम्ब्रेन्स होंगी, दूसरा ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रेजेंट है, इनमें कुछ स्मूथ ER भी होंगी, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी, जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा आपका राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे, इसे ही हम लोग कह देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इससे ही क्या होगा, क्योंकि ये आगे चलते चलते बल्कि होते जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आप खाना अगर आप ईट करते जाओ और नीचे से उसका सिक्रेशन नहीं होगा तो ये बल्क में आपका पेट भारी कर देता है। वैसे ही क्या होगा, अगर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो प्रेजेंट है, अगर इसे जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग सिक्रेट नहीं करेंगे तो ये क्या होगी, बल्क फॉर्मेशन क्रिएट कर देगी, जो कि सेल के लिए हेल्दी नहीं होता। तो ये क्या करेगी, बीच से कट आउट होकर के इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अब इन बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, गोल्जी। कुछ लोग इसे गोल्गी भी पढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या क्या हो गया हमारा, पहले तो न्यूक्लियस हो गया, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ, देन यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ हो गई। ये भी तीन तरह की होती हैं, सिस, मीडियम एंड ट्रांस। जब हम लोग गोल्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये गोल्जी क्या होती है, स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में, वैक्यूल्स के फॉर्म, वेसिकल्स के फॉर्म में ये क्या करती हैं, लाइसोसोम। यहाँ पर होगी आपकी वेसिकल्स और लाइसोसोम के फॉर्म में क्या होती हैं, ये आगे मूव ऑन करती हैं इस तरह से। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर लेकर के मूव ऑन करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा कर के फ्यूज़ हो जाती हैं।
तो ये क्या है, एक सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें डिलीवर करनी है तो ये सबसे पहले कहाँ पर प्रेजेंट थी, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से ये जाएगी बेटा ईआर के पास, ईआर के पास से जाएगी गोल्जी के पास, और गोल्जी से जाएगी आपके लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम से चली जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है और थ्रू आउट द सिस्टम हो रहा है। इसे ही हम लोग कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी कभी ये ट्रांसपोर्टेशन एक साइड से दूसरे साइड एंटी डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटी और इसे हम लोग बोलते हैं रेट्रो, ठीक है। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इस तरह से होता है। अभी जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक बार हम लोग और डायग्राम देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कोई ऐसा डीएनए की इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के बाहर भेजनी है। तो एक्चुअली में होता है क्या, यहाँ पर से डीएनए क्योंकि आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरह का डीएनए आपका, डीएनए से बेटा बनेगा एमआरएनए, ठीक है। ये एमआरएनए कैसा स्ट्रक्चर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और सॉरी ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सिंगल एमआरएनए है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये एमआरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ये साइटोप्लाज्म से क्या होगा, कुछ पोर्शन इसका जो होगा ये बाहर की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये एमआरएनए से अब क्या बनने लगेगी, आपकी ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनने लगेगी। यहाँ पर क्या बनने लगी, प्रोटीन्स बनने लगी। अब क्योंकि ये प्रोटीन्स बन रही हैं तो ये कहाँ पर आएंगे, आपके जो ईआर वाला पोर्शन है या तो उसमें जाएंगी या तो फिर जो सेल साइटोप्लाज्म है उसमें जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन का टाइप क्या है, उसके बेसिस पे होती हैं, ठीक है। सेल साइटोप्लाज्म में कुछ जो होंगी वो क्या होंगी, यहाँ से बनना स्टार्ट होंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, ईआर में अगर कोई प्रोटीन ईआर में आ जाती है, प्रोटीन को हम लोग रेड से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोटीन बनी, या तो ये यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी। फिर क्या होगा बेटा, ये स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में क्या होंगे, क्योंकि ये तो ईआर है, ईआर से ये कहाँ पर जाएगी, गोल्जी में जाएगी ये प्रोटीन, ठीक है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आपकी ईआर मेम्ब्रेन है, कवर किए हुए किसको, प्रोटीन को। ये इसके साथ फ्यूज़ होगी, ठीक है। फ्यूज़ होने के बाद फिर ये क्या करेगा, इसको एक वेसिकल के फॉर्म में रखेगा और ये कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। ये इसने बना लिया लाइसोसोम और ये जा कर के हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़। ये आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन आई यहाँ पर और फ्यूज़ हो गई, और जो प्रोटीन वाला पोर्शन था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर चला गया। और ये वाला पोर्शन बेटा इस तरह से होगा, ये कोई वेसिकल है, ठीक है। ये इसके साथ इस तरह से फ्यूज़न किया और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और जो प्रोटीन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कैसे चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। और ये वाला डायग्राम आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा और प्रोटीन जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर चली जाएगी। तो ये एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है जो कि इसी तरह से फंक्शन करता है। न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी ईआर में, ईआर से गोल्जी में, गोल्जी से लाइसोसोम के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर सेल के बाहर। इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये बेसिकली होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होंगे, एक तो आपका हो जाएगा आउटर टू इनर, दूसरा हो जाएगा इनर टू आउटर। सो दिस इज़ इट। अब एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में एक्चुअल में क्या क्या रहा है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। आज मैंने स्लाइड थोड़ी पहले से प्रिपेयर नहीं करी हुई थी, ठीक है, कॉपी नहीं करी थी बेसिकली एनसीईआरटी से, तो इसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी इसे देख सकते हैं। देखिएगा बेटा क्या क्या रहा है।
एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये आपकी मेन हेडिंग है। फिर कह रहा है वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, इस डिस्टिंक्ट, ये क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। किससे, डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है बेटा अलग अलग होते हैं। इन टर्म्स ऑफ इट स्ट्रक्चर, किसमें, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होंगे, एंड ऑल्सो इन फंक्शन, फंक्शन में भी कैसे होंगे, दिखने में भी वो अलग होंगे और काम भी उनका अलग तरीके से हो रहा होगा। फिर कह रहा है मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर, इनमें से बहुत से एक साथ कंसीडर किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या फिर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इसे हम लोग कहते हैं। बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनके जो फंक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। अभी जैसे कि हमने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं और एज अ सिस्टम वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन इनका रहता है, उस कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है। फिर कह रहा है द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपका क्या होगा, एक तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, जो कि दो तरह के हो जाएंगे, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और क्या हो जाएगा आपका लाइसोसोम होगा एंड वैक्यूल्स होंगी, जो कि हम लोग ऑलरेडी दिस स्लाइड में दिख चुके हैं ऊपर वाले। क्या क्या था यहाँ पर, ठीक है, ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वेसिकल्स, या फिर इसको ही हम लोग कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल कहाँ पर बोलेंगे इसे हम लोग, प्लांट सेल में, ठीक है, और वेसिकल को ही आप लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इसके बाद भी जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है बेटा, उसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन होगा आपका, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, इनका ये अपने आप में ही इंडिविजुअल है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं किसी के साथ भी। कह रहा है नॉट कोऑर्डिनेटेड, अभी हम लोगों ने जब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ा तो वहाँ पर ये मेंशन भी नहीं किया गया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं विद द अबव कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के साथ, दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इनकी इसी एबिलिटी की वजह से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में इंडिविजुअल है, क्लोरोप्लास्ट भी और पेरोक्सिसोम भी, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क नहीं करते, इसीलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं रखा गया। अब एक बार इसका डायग्राम भी अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी से आप देख सकते हो। क्या क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर हो गए हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ये राइबोसोम्स हैं। यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट हैं तो इस पोर्शन को हम लोग इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे, ठीक है। ये बेटा नीचे आपका गोल्जी अपरेटस का डायग्राम दिया हुआ है, जो ये जो हम लोग ईआर और गोल्जी अपरेटस डिफरेंट उसमें करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू, आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग द सेशन। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे या कोई भी टॉपिक ऐसा जो कि आप रीड करना चाहें या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो स्मॉल सा हो या फिर बड़ा टॉपिक हो, उसके बारे में आप लोग कमेंट करिए, जो नहीं समझ आएगा उसे फिर से समझाया जाएगा। दिस क्लासेस इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की रीडिंग करने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हुए होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी का जो सार है, जो भी मटेरियल है, वो उनको अगर प्रॉपर वे में समझ नहीं आता अच्छे से या फिर कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ये सेशन स्पेशली रखा गया है। थैंक यू।